विविध भारती। साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी गायिका कविता सेठ और इनके दोनों बेटे कविश सेठ और कनिष्क सेठ। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग। इनसे इस दिलचस्प बातचीत की शुरुआत करने से पहले एक झलक कविता सेठ की गायन यात्रा की। कविता सेठ एक अलग तरह की आवाज, एक गायिका जिन्होंने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां गाने आज के इस बदहवासी से भरे समय में सुकून से जीने की प्रेरणा देते हैं। जीते चल, जीते चल, जीते चल। एक गायिका जिसकी आवाज में मिठास है, सूफी अंदाज है और इसके साथ साथ है बेमिसाल मस्ती। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ तीन अनमोल कलाकार हैं। सुप्रसिद्ध गायिका कविता सेठ और उनके दोनों बेटे कविश सेठ और कनिष्क सेठ। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि हम रेडियो पर हैं और आवाज के जरिए हमारा संवाद होगा तो एक एक करके आपसे बात करते हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच यूनुस भाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ। मेरी करियर ही यहाँ से शुरू हुआ था, रेडियो से। यहाँ की दीवारें, यहाँ की साउंड, यहाँ के लोग, ऐसा लग रहा है मैं उसी जोन में पहुंच गई हूँ। और इससे ज्यादा भी अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज मैं दोनों बच्चों के साथ आई हूँ। फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इंटरव्यू टुगेदर ऑन क्या बात है यार। या तो कविश, आप बताइए कि मम्मी के साथ आकाशवाणी के विविध भारती के स्टूडियो में आने की ये फीलिंग कैसी है? मुझे लग रहा है मैं चुप रहूं और उनको सुनते रहूं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। मतलब मैं उनके साथ आया हूं ऐसे इंटरव्यू में, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑब्जर्व ज्यादा कर रहा हूं और उसमें ज्यादा रस आ रहा है अभी। क्या बात है। कविश कविता जी के बड़े बेटे हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन, सिंगर, राइटर, और इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है नूरी, जिसके बारे में हम इस लंबे इंटरव्यू में आगे चलकर बात करेंगे और आपको नूरी सुनाई भी देगा। और इसके साथ ही हमारे साथ कनिष्क हैं, कविता जी के छोटे बेटे कनिष्क। व्हाट इज द फीलिंग, कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही सालों बाद एक ऐसा इंटरव्यू हो रहा है जहाँ पे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने सबका दिया और एक एक्साइटमेंट सी हो रही है कि मजा आएगा कि ये कैसा इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। कविश, ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा हुआ है जिसका नाम आपने नूरी दिया है, इसकी कहानी बताइए। अब वो जगह आ गई जहाँ इसकी बात करते हैं और आपको ये प्ले भी करना पड़ेगा। जी जी, मैं दरअसल गांव जाता था और म्यूजिक करना शुरू कर दिया था मैंने। तो एक बार गोरखपुर की ओर था और अपने गिटार पे गाना गा रहा था। ट्रेन में था तो एक चाचा है, बोले ये क्या है, बाहर का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कुछ इंडियन बजाया करो। बात मुझे लग गई, मुझे लगा कि यार बात तो सही है। मतलब भले मैं अपने गाने गा रहा हूँ गिटार पे ही, पर कोई भी बाहर का आर्टिस्ट या कोई भी बाहर का व्यक्ति सुनेगा, बोलेगा ये सब इंडियन तो क्लासिकल म्यूजिक होता है या सरोज सितार दिखना चाहता है। तो यार क्लासिकल म्यूजिक अब कैसे सीखेंगे, तो बड़ी मुश्किल से IIT खत्म हो रहा है। अब किसी को गुरु बनाएंगे तो उसकी अलग दिक्कतें। गुरु की छवि अच्छी नहीं थी मेरी उस वक्त। अच्छा। मुझे लगता था हर गुरु घंटाल होता है, तो लगता है गुरु बनाया तो भैया उसको स्कूटर में घुमाना पड़ेगा, उसकी बेटी की शादी में फूल लगाने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। तो मुझे लगा था कि अब कैसे होगा ये, तो क्या मैं अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ जिसमें भारतीय आवाज भी हो और गिटार जैसे कॉर्ड्स भी हो। ये सोच थी पहले। फिर मैं बनारस पहुंचा तो वहाँ मैं शास्त्रीय संगीत से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हुआ। मतलब वो होता है ना कि आपने सुना होता है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया होता है, लेकिन वहां पे एक तरीके से एक्सेप्टेंस आई और फिर एकदम से सफर शुरू हुआ। मतलब सरोज से परिचय हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि मैं गली में गा रहा था सुबह भोर में, जैसे प्रभात फेरी होती है, जैसे गिटार लेके पांडे हवेली के पास गलियां हैं, वहां पे गा रहा था। तो एक चाचा है, बोले कि चलो घर आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। तो मैं ऊपर गया तो उनका बेटा सुबह से तबला बजा रहा था। तो बोला आप इनके साथ संगत करेंगे? बोला बिल्कुल। तो बैठ जाते। तो बोला भैया मैं एक और भैया को बुला के जाता हूँ। तो वो लेके आया, वो स्पेनिश बंदा था, वो छत पे छलांग मार के आया सरोद लेके। वो बैठ गया, उसके हाथ में सरोद, मेरे हाथ में गिटार, और वो बीच में तबला लेके बैठा है। उसने जब सरोद बजाई मैं तो एकदम दंग रह गया। मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब गिटार इतना फीका कैसे साउंड कर रहा है। और ये आयरनी थी कि मतलब वो
स्पेनिश बंदा गिटार लेके बैठा है, मैं इंडियन बंदा सरोद लेके बैठा है और हाँ। मैं गिटार लेके बैठा हूँ एकदम। एंड मैं बहुत ही मेस्मराइज्ड हो गया था पूरे उस इंस्ट्रूमेंट से। मतलब मैंने सरोद कभी अप क्लोज नहीं देखा था, तो मुझे लगा यार कुछ तो हो रहा है इंडियन म्यूजिक में। तो फिर शुरू हुआ शोध करना, और फिर क्योंकि मैं बहुत कोलैबोरेशंस कर रहा था, मतलब भले वो लोक कलाकार हों या शास्त्रीय संगीत के कलाकार हों, मेरी इंट्रोडक्शन आप देखिए मतलब एक तरह से गिटार से हुई थी, सॉन्ग राइटिंग कॉलेज में से हर कोई गिटार उठाता है, तो मैं बहुत डिफरेंट स्कूल्स ऑफ म्यूजिक से भी परिचित हो रहा था। तो ऐसे ही एक बार इजराइल में तुर्की आर्टिस्ट से मिला, तो उनसे मुझे टर्किश म्यूजिक के बारे में मालूम चला। तो मैंने कहा यार कि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या हर किसी इंस्ट्रूमेंट में हर किसी का म्यूजिक बज सकता है क्या? जैसे गिटार में आप हिंदुस्तानी नहीं बजा सकते हैं क्योंकि श्रुतियां ही गायब है, और सरोद में आप गॉड नहीं बजा सकते, आप अरेबिक नहीं बजाते। हर इंस्ट्रूमेंट उसके स्पेस के म्यूजिक को बजाने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो सारी जबान बोल सके एक तरीके से, ताकि फिर नई जबान बन सके। एक तरीके से ये सोच थी, क्योंकि भले आप सितार और गिटार को बिठा दीजिए साथ में, बैठ जाएंगे लेकिन साथ नहीं हो पाएंगे। सितार कैप्चर कर लेगा स्पेस, गिटार एकदम फीका हो जाएगा। बैंड में सितार को जस्ट बाय शेयर एम्पलीफिकेशन से कम कर दोगे तो सितार एक तार बजता वही दिखेगा, सितार की जो पूरी ब्यूटी है वो नहीं बाहर आती है। तो ऐसा क्या हो सकता है जिसमें सब हो सके? तो ये नाम मतलब ये इंस्ट्रूमेंट की कल्पना हुई, और फिर धीरे धीरे उस इंटरैक्शन से बनता जा रहा है। मैं नहीं बोलूंगा बन गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को बनने में बहुत वक्त लगता है और बहुत हाथ लगते हैं। तो अभी जितना बना है वो आपके सामने है, और यही कोशिश है कि इस साल और हाथ में भी जाए और लोग भी इसके साथ योग करें, और मजेदार होगा। ये प्रोसेस है एक तरीके से। तो हमको सुनाइए कि नूरी साउंड कैसा करता है। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा जी, वो आपके काम से परिचित होंगे। जी जी। ये वाली नूरी, ये 4th मॉडल है नूरी का। अच्छा। तो इसमें मैं जैसे यूजुअली इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो जैसे इसमें कई सारे अंग बज सकते हैं। हाँ हाँ तो इसमें रबाब अंग बज सकता है। हाँ हाँ। अब इसमें सरोद अंग बज सकता है। अरे वाह। क्या बात है। तो ये आप सरोद अंग बजा सकते हैं, आप इसमें कॉर्ड्स बजा सकते हैं जैसे गिटार। क्या बात है। तो ये आप कॉर्ड बजा सकते हैं। आप इसमें अरेबिक म्यूजिक भी बजा सकते हैं, जैसे क्वार्टर टोन्स होते हैं। तो जैसे सिंपल इंट्रोडक्शन दूं तो अगर ये सा है, ये कोमल रे, शुद्ध रे, अब इसके बीच वाह। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वार्टर टोन्स प्ले कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी बजा सकते हैं, इसको लिटा के। तो इसकी जैसे तरफ के तार होते हैं, तो मैंने उनको एक्सपैंड कर दिया ताकि आप इसको स्वर मंडल की तरह बजा सकें। लेकिन सिर्फ स्वर मंडल नहीं है, क्योंकि 3 सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। तो आप इसको वाह वाह। थोड़ा सा ट्यून कर देता हूँ। वाह वाह। तो इसको आप ऐसे बजा सकते हैं और इसको लेके गा सकते हैं। तो तो ये कितना वक्त लगा आपको इतना
इतना बड़ा फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जिसमें गिटार की एक छाया है, ये कह सकते हैं सरोद की भी एक छाया है, बल्कि रबाब का भी साउंड मुझे इसमें सुनाई पड़ता है, तो अरेबिक ट्यून्स भी इसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ना। जी जी हाँ। कितना वक्त लगा और ये किस तरह से आपने किया? 7 साल हो गए हैं अभी मुझे लगता है इस चीज के, लेकिन मैं इसको वक्त से नहीं तोल रहा हूँ। मतलब अगर आप देखें इंस्ट्रूमेंट को बनने में फिर तो 200 साल लग चुके हैं। मतलब कितना एक इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन से गुजरता है। जैसे वो बहुत सारे आर्टिस्ट उसको पकड़ते हैं, उसका अपना आइडिया डालते हैं, तब जाके वो एक मास इंस्ट्रूमेंट बनता है। लेकिन मजे की बात यह कि ये गोल्डन एज है फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट को बनाने में यूजुअली बहुत वक्त लगता है कि आप वुड वर्क करेंगे, डिजाइन करेंगे, फिर वो चला या नहीं चला, और वो समझ भी कम है। मतलब क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल ल्यूथियर्स हैं जो भारत में, मेरठ में, कोलकाता में, अलग अलग शहरों में रहते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक विधा यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। लेकिन उसमें कुछ नया करने जाएं तो वो बोलेंगे नहीं, गलत है, ये सही नहीं होगा, और उनके पास उतना क्षमता भी नहीं है कि स्कोप नहीं है कि टू इनोवेट। बिल्कुल। और आज के वक्त प्रोसेस की आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसमें 2 से 4 महीने लगेंगे, फिर वो अच्छा चला या नहीं चला उसमें अलग वक्त लगा, फिर आप फीडबैक प्रोसेस में आएंगे तो बहुत वक्त लग जाता है। तो इसीलिए वो इनोवेशन बहुत सक्सेसफुल नहीं हो रहा। लेकिन आजकल आप सिमुलेट कर सकते हैं, तो अभी अकूस्टिक सिमुलेशंस कर सकते हैं। तो वो हम IIT कानपुर में थोड़ा बैठ के हमने थोड़ा सा लैब वर्क किया शुरू, वो भी इन प्रोसेस है, वो भी हो जाएगा, और आप पूरी चीज कंप्यूटर में डिजाइन कर सकते हैं। तो वो पूरा करके ये नूरी हमने खुद बनाई है। हमने सारी वुड वर्क करवाया था औरों से। अभी ये खुद हाँ, अपने हाथों ये से मतलब बनाई? हाँ, मेरे प्रोफेसर ने बोला था कि तुझे खुद बनानी पड़ेगी, तब जाके नूरी तुझे पकड़ में आएगी। क्या बात तो है। वो तो है, मतलब जब बना ली है तो फिर बहुत कुछ समझ में आया कि इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है और कैसे क्या होता है। वरना लोग बहुत पाक समझते हैं इंस्ट्रूमेंट को, बिल्कुल भी डरते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को। अब मटेरियल से रिश्ता हो गया है। बिल्कुल। अब हम एक अलग तरह की फरमाइश करेंगे। हम चाहेंगे कि नूरी बजाई जाए और आप सब गाएं। इश्क सनम यार मेरा, खूब हुआ मस्त हुआ इश्क सनम यार मेरा, यार मेरा गार मेरा इश्क बना प्यार मेरा, यार मेरा गार मेरा इश्क बना प्यार मेरा, खूब हुआ मस्त हुआ इश्क सनम यार मेरा, खूब हुआ मस्त हुआ इश्क सनम यार। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अंतरा भी गा दो। तुझ पे फिदा सांस मेरी, आस मेरी, रूह मेरी, तुझ पे फिदा सांस मेरी, आस मेरी, रूह मेरी, जान भी कुर्बान मेरी, जिस्म गिरफ्तार मेरा, जान भी कुर्बान मेरी, जिस्म गिरफ्तार मेरा, खूब हुआ मस्त हुआ इश्क सनम यार मेरा, खूब हुआ मस्त हुआ इश्क सनम यार। अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आ गया। पहली बार किया। बहुत बढ़िया। अच्छा कविता जी, आपका सफर चलता चला जा रहा था और फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हो गया था, शोहरत बढ़ती चली जा रही थी, और इसके बीच में यूं हुआ कि एक फिल्म आई कॉकटेल। इसकी बात करते हैं। कॉकटेल फिल्म का जो गीत था वो इरशाद कामिल जी ने लिखा है और प्रीतम दा का म्यूजिक। जब वो मेरे पास आया गाना तो मैंने बस यही बोला, मैंने कहा पहले आप लिरिक्स भेज दो, अच्छा होगा तो मैं गाऊंगी। तो लिरिक्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि
उसमें जो वो लाइन है जो मेरी फेवरेट है कि मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, मैंने कहा कि ये तो मेरे क्या लिए प्यारी लाइन है, क्या। बहुत और सुंदर। इरशाद भाई जिस तरह से लिखते हैं तो वो काफी रूहानी उनका अंदाज जब हो मुझे जाता है। लिरिक्स पसंद आ गई देन फिर मैंने नहीं पूछा कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कौन एक्टर एक्ट्रेसेस पे फिल्माया जाए, कुछ नहीं। गाना अच्छा, तो मतलब वो बाद में पता लगा कि क्लब सॉन्ग। मैं जब गा रही थी मेरा बस वही एक कनेक्शन उस ऊपर वाले के साथ, वो ही फील करके मैंने गाया। शायद वही एक जो उसके अंदर एक जो खिंचाव या करिश्मेटिक जो एक कनेक्शन लोगों को फील होता है, वो सबसे बड़ी उसकी चीज है कि वो गाना भी ऐसे है कि सारे जिम्स में, सारे क्लब्स में अभी तक बजता ही बजता है वो गाना। बहुत चलता है। बहुत और चलता है। यहाँ कनिष्क, ये जो गाना है उसका एक रंग जो है वो रूहानी रंग है, लेकिन उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया है, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत मॉडर्न है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं, पता है क्या होता है मेरे साथ, अक्सर जब भी मैं कभी ऐसे कोई पार्टी के लिए बुला रहा है या कहीं पे भी हो रहा है या wherever there is like a DJ playing, ये गाना बजता ही है। तो अब काफी सालों से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, मैं सबसे पहले चिल्लाता हूँ मैं मम्मी क्योंकि बाकी सारे गाने तो काफी दे वेरी मेलोडियस, तो वो सारे गाने नहीं बजते हैं। सो इट्स आइदर रंगी सारी और तुम्ही, बट तुम्ही बंधु इज लाइक फॉर श्योर, मतलब वो बजता ही है, उसकी बिल्कुल पक्की जगह है। हाँ, आई थिंक वो मतलब इट्स अ वेरी कूल थिंग जो हुआ है उस वक्त। हम भी सरप्राइज थे कि मैंने बताया नहीं था जब गाना रिकॉर्ड हुआ, मैं घर पे आके बताया ही नहीं था कविश कनिष्क को। और जब गाना रिलीज हुआ है उसमें नाम आने लगा कि उसके पीछे एक और स्टोरी मजेदार ये है कि विशाल ददलानी जी बता रहे थे, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, वो बोले कि मुझे वो सिद्धार्थ आनंद, हाँ सिद्धार्थ आनंद, तो वो बोल रहे थे कि जिन्होंने तुम्हें बंधु गाया मुझे वो सिंगर चाहिए। तो बोले चेक कर लेते हैं कि बोले कि वो कविता सेठ नाम लिखा, बोले वो गाती नहीं है इस टाइप के गाने। तो बोले मैं शर्त हार गया, मैंने 15 से 20 लोगों को खाना खिलाना पड़ गया मुझे जब मैंने आपका ही नाम चेक किया कि आप ऐसा कैसे गा सकते हो। काफी खुश भी थे कि मैं इस तरीके की चीज नहीं गाती हूँ और मैंने कुछ डिफरेंट किया। और इवन अमित त्रिवेदी कॉल्ड भी, बोला कि थैंक गॉड आप बोलते हो कि मैं ऐसा नहीं गाती वैसा नहीं गाती, इतना जबरदस्त लग रहा है आपकी आवाज में गाना, तो आपने खुद जो अपने को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। एक्चुअली बात वही है कि आपका गाना जो भी है उसको आप कैसे भी सजा सकते हो। तो आई थिंक वही खूबी एक प्रोड्यूसर, एक कंपोजर की वहां जाती है कि कैसे अभी वही गाना उसको आप बहुत अलग तरीके से भी कर सकते हो। बिल्कुल, आप एकदम इंडियन स्टाइल में भी कर सकते हो और उसका थोड़ा लय बदल दो, स्विंग बदल दो, और वो एक आपके प्रॉपर ठेके में भी आ सकता है। एक सूफियाना रंग तो हाँ, है। मैं तो वैसे ही आती हूँ लाइव शोज में। हाँ, तो पर अब उन्होंने जैसी सिचुएशन दी फिल्म की, जैसा साउंड उनको प्रोजेक्ट करना था, अब वो म्यूजिक इज सो अपबीट एंड इट्स लाइक सो मॉडर्न, वेरी एजी। तो गाना ऐसा लगता है अरे वाह, एक सूफी सिंगर ने वैसा किया है। आई फील लाइक इट्स जस्ट वेरी ब्यूटिफुल दैट दिस होल कोलैबोरेशन कुड हैपन एंड दे थॉट ऑफ हर टू सिंग दिस सॉन्ग। आई मीन क्रेडिट गोज टू एवरीबडी। नीरज श्रीधर से मैं मिली थी तो बोलते हैं कविता जी पूरा गाना आप खा गई, मैं तो कोरस ही गाता रहता हूँ। कविता जी ये गाना आपको गाना पड़ेगा हमारे लिए। But it's like one of the catchiest choruses Yeah, ever, yeah, like as in बहुत उसका जो हुक है। तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के, इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके, इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के, इश्क सिखा जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, एवरी टाइम एवरी मिनट ऑफ द डे तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही।
है, क्या बात है। तो देखिए कितने अलग अलग तरह के गाने हैं, कहीं सूफियाना रंग है, कहीं इतना मॉडर्न होता चला जा रहा है और अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां मैं आपकी उस सीरीज की बात करूं जहां आप कहती हैं कि मैं कविता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग शायरों को गाती हैं, कभी बशीर बद्र को गाती हैं, कभी अमृता जी को गाती हैं, कभी वसीम बरेलवी को गाती हैं, कभी सूफियाना गाती हैं। ये सीरीज क्यों शुरू की आपने? ये सीरीज पता है इसलिए शायद शुरू हुई कि मैं बहुत छटपटा रही थी आफ्टर एक तारा तुम ये बंधु, कि मैंने कहा मेरा जो पोटेंशियल है मैं वो शो ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। मतलब कहीं भी जाओ कविता सेठ मतलब एक तारा, ठीक है वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं उसके अलावा कितना कुछ मेरे पास है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। और ये मैं कविता हूँ एक नज्म मेरे को जगदीश प्रकाश जी ने लिख के दी थी आज से 25-30 साल पहले जब मैं दिल्ली में रहती थी, और उन्होंने मेरे लिए लिख के दी थी कि कविता में क्या क्या होता है और तुम्हारा नाम भी कविता है। तो मैंने जब उसको कंपोज किया फिर मैंने कहा कुछ नहीं कर सकती हूँ तो कम से कम मैं एक एक एपिसोड जैसा कुछ मैं यूट्यूब पे डालूंगी। तो पहला जो है मैं कविता हूँ मैंने ही गाया वो, और उसको सिर्फ तानपुरे पे ऐसे गा दिया। अच्छा फीडबैक आया, मैंने कहा यार तमीज से करना पड़ेगा काम। फिर हमने थोड़ा गिटार के साथ गाया, फिर मैंने कहा नहीं चल भाई इसका वीडियो भी करते हैं। वो सब करने के बाद मैंने 10-12 चीजें की और 10-12 गजलें गाई। मुझे लग रहा था कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ किसी भी पोएट के साथ। वो पूरी जिंदगी लिखता है, मैं एक कलाम में कैसे उसको समेट सकती हूँ। हो सकता है वो मेरा फेवरेट है, उसका फेवरेट कुछ और हो। देन आई ट्राइड कि चलो मैं एक कॉन्सर्ट करती हूँ, यदि वो शायर जिंदा हैं तो उनको बुलाएंगे और उनकी शान में पूरा 2 घंटे का कॉन्सर्ट उनको ही गाऊंगी। तो मैंने वसीम बरेलवी साहब से शुरू किया और वो इतना बेहतरीन गया। वो खुद बोल रहे थे कि मैं 50 साल से मुशायरे कर रहा हूँ लेकिन ऐसा प्रोग्राम कभी ऐसा नहीं पहले कभी हुआ नहीं कभी था कि नहीं किसी हुआ। सिंगर ने किसी एक शायर को लेके की रचनाएं लेकर लंबा कॉन्सर्ट किया हो। तो उससे पहले मैंने मिर्जा गालिब किया था, तब तक मैंने नाम नहीं रखा था। कबीर मीरा पे किया, रूमी पे किया, और फिर आपके साथ हमने डॉक्टर बशीर बद्र वाला किया, जॉन एलिया किया। जॉन एलिया किया। क्या रिसर्च की थी आपने उन सब्जेक्ट्स पे, बेहतरीन रहे। और फिर बीच में कोविड आ गया, ये सब हो गया, तो अभी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन थोड़े दिन के बाद हम इसको जोर शोर में करने वाले हैं। फिर से आपको तो पकड़ेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। कुछ बशीर बद्र का, कुछ वसीम बरेलवी का। ये जो मैं कविता हूँ सीरीज है, जाहिर है कि बॉम्बे के बाहर बहुत सारे हमको, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सीरीज नहीं सुनी होगी, तो जरा उनका तारुफ करवाते हैं इस सीरीज से। सबसे पहले हम बशीर बद्र को याद करेंगे। तो कौन सी वाली उनकी गजल आप सुनाना चाहेंगी, क्योंकि कितनी सारी चीजें आपने गाई हैं उनकी। तो हाँ, मैंने बहुत सारा कंपोज किया था, तो उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है और जो राइट नाउ मुझे याद आ रही है वो एक गजल है, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। तो सारी गजलें मुझे सबसे प्यारा जो लगता है बशीर बद्र साहब का, कि हर गजल में एक जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी अदायगी है शब्दों के माध्यम से, वो कमाल है। मुझे लगता है कि नहीं है उनके लेवल का कोई भी नहीं है, सब अपने अपने आप में अनूठे हैं। लेकिन और जब मैं कंपोज भी कर रही थी तो वसीम बरेलवी साहब को और इनको साथ साथ कर रही थी, तो वसीम बरेलवी साहब को कंपोज करने में मुझे 2 से 3 महीने लगे, और इनको तो लेके बैठी हूँ। मुझे लग रहा क्या हो रहा है कविता, प्लीज क्या लूं क्या छोड़ूं क्या लूं, ये तो हो ही रहा था। प्लस मैंने एक दिन में 8 गजलें अलग अलग शेड्स में जी, मैंने कहा बस आज नहीं करूंगी और नहीं करूंगी। मतलब एक के बाद एक के बाद एक दिन में इतनी सारी चीजें। तो ये मेरा कोई हुनर नहीं है। मैं कहती हूँ मैं हमेशा पोइट्री को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि यदि मुझे पोइट्री अट्रैक्ट करती तो कहाँ से ऊपर वाला मुझे ट्यून्स देता, मैं कंपोज करती हूँ। तो उनकी गजलें मैं पढ़ती जा रही थी और धुन बनती जा रही थी, ऐसा हुआ था उनके साथ में। और बस वही होता है कि जो चीज बेहतरीन या जिसका जो भी रास्ता होता है अपने आप लोग उस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। आप जैसे जुड़ गए थे इसमें, आपने उसमें इतनी प्यारी प्यारी उसमें उनके जो एनेक्डोट्स जोड़े थे, दैट वाज ब्यूटीफुल। उसको बाहर लेके जाएंगे। अभी वसीम बरेलवी का कुछ सुनाइए। वसीम बरेलवी की भी गजलें कमाल है, कमाल है। बल्कि मैं उनकी अभी एक नज्म, मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा, उसका हमने वीडियो किया है और कनिष्क ने उसको एक अलग ही रंग में प्रोड्यूस किया है, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो उसको एडलिप पे गाती थी बिना रिदम के सब कुछ। तो जब इसने मेरे को उसको मीटर में बांधा तो पहले तो मैंने कहा मैं नहीं गाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। लेकिन जिस तरीके से उसको डिजाइन किया, जिस तरीके से उसको जैज और पता नहीं क्या क्या रंग भर
होती हैं उसमें, इतना खूबसूरत बना है वो गाना भी, और बहुत सुंदर है उनकी सारी चीजें। तो मैं 2 लाइन मैंने मुद्दत की सुना देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा 15 जनवरी को ये गाना रिलीज हो रहा है। मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, रात खिलने का गुलाबों से महक आने का, उसकी बूंदों में सूरज के समा जाने का, चांद सी मिट्टी के जर्रों में समा जाने का, शहर से दूर किसी गांव में खो जाने का, मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है। वाह वाह वाह। इसके अलावा आपने जॉन एलिया, अमृता प्रीतम, दीप्ति मिश्रा, किन किन को तो नहीं गाया है? बहुत सारी, और अभी बहुत लंबी लिस्ट है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या छोड़ें, किसको पकड़ें। इट्स अ ह्यूज। जॉन एलिया का कुछ सुनाइए। जॉन एलिया की बेकरारी सी बेकरारी है, तो मैंने किसी की नहीं सुनी थी। मेहंदी हसन खान साहब ने भी गाई है, बहुत लोगों ने गाई है जी। और मेरी बिल्कुल ही अलग है, और उसको भी कनिष्क ने पूरा जैज स्टाइल में प्रोड्यूस किया है। तो उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, बेकरारी सी बेकरारी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये पूरी सीरीज है मैं कविता हूँ, जिसके जरिए आप अलग अलग शायरों की बहुत सारी रचनाओं को एक कॉन्सर्ट की शक्ल में, कॉन्सर्ट की शक्ल देते हैं, और प्लान कर रहे हैं कि उसको हम पैन इंडिया बल्कि ग्लोबली इसको जहाँ जहाँ तक ले जा सकते हैं, मतलब जिस शायर के चाहने वाले हैं हम उसको जरूर प्रस्तुत करेंगे। आपने तो भजन भी बहुत सारे गाए हैं और अब बहुत डूब के गाती हैं, तो मुझे बताइए भजनों के सिलसिले के बारे में। क्योंकि सूफियाना जो रंग है वो भी, इसको आप जब किसी स्पेशल किसी आइडल को लेकर के कहते हो तो वो कि राम भजन हो गया, कृष्ण भजन हो गया, लाइक दैट। और जब हम निर्गुण गाते हैं, जो कबीर का अंदाज है या जो सूफियाना अंदाज है, तो वो भी भजन का ही रूप है, लेकिन वो निर्गुण है और ये सगुण है। तो दोनों में ही आप जब उस सत्ता, परम सत्ता के साथ जब जुड़ जाते हो, तो फिर वो बस एक हमारा मैसेज होता है जो हम बस कन्वे करना चाहते हैं उस परम सत्ता के साथ। तो वो एक जब कनेक्शन बन जाता है, चाहे फिर वो आप निर्गुण गाओ चाहे सगुण गाओ, वो बस उसके लिए वो कनेक्शन और वो डूबना, ये जो डूबा सो पार। तो बस तो हमारे लिए किसी भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाइए हमारे सुनने वालों के लिए। जरूर जरूर। मैंने अभी रिसेंटली एक भजन रिलीज किया था, उसकी मुझे बहुत पसंद है लिरिक्स। हरि का भजन बस हरि के लिए हो, 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 हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। इस तरीके से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इतनी सारी बातें हमने। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, सॉरी। जैसे मैंने ये भजन गाया है, मैंने अभी भागवत गीता 108 चौपाइयों में मैंने अभी रिकॉर्ड की है, कंपोज भी मैंने किया है। अरे वाह। हाँ, तो उसको एक शायर है सूरज उज्जैनी जी, जो उज्जैन के ही हैं, तो उन्होंने मुझे भेजी थी। मुझे इतनी अच्छी लगी कि इतने
सरल शब्दों में कुछ है नहीं भागवत गीता के बारे में, तो मैंने उसको जस्ट रिकॉर्ड किया बहुत सरल, जैसे कि लोग अपने घर में पढ़ते हैं ना चालीसा वगैरह, मैंने बहुत सिंपल रखा है, कोई अदाकारी नहीं है, सिंपल सा। और हम उसको बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं। भागवत गीता शतक, उसका नाम है भागवत गीता शतक। तो 100 और 108 चौपाइयों में मैंने इसको रिकॉर्ड बढ़िया है, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। तो जहां एक तरफ हमने नॉन फिल्म की बातें की, सारी फिल्मी म्यूजिक की बातें की, एक गाना जो अक्सर खूब सुनाई देता है और कोरोना टाइम्स में भी बहुत सारा सुनाई दिया, वो है जीते हैं चल। जी जी जी, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है, जीवन की ऊर्जा लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ओम त्र्यंबक यहाँ से शुरू होता है, तो उसका एक अलग असर है। इस गाने के बारे में बताइए, किस तरह से आया था और इसके पीछे क्या कहानी है? राम मधवानी जी जो डायरेक्टर थे नीरजा फिल्म के, तो उनके साथ मैंने काफी एड्स वगैरह में काम किया था। तो मैंने कहा कि एक आपके लिए मुझे अच्छा गाना करना है, तो बोले हाँ मैं कोई फिल्म करूंगा तो आपको जरूर मौका दूंगा। तो ये फिल्म जब नीरजा का नंबर आया, और तो विशाल खुराना नए एक अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर थे उस वक्त, अब तो एस्टेब्लिश हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आए बाकायदा हारमोनियम लेकर के मुझे घर पे आके अच्छे से सिखाया। और जब मैं ये गाना रिकॉर्ड कर रही थी जीते हैं चल, तो प्रसून जोशी जी ने लिखा है इसको, तो राम मधवानी वॉज ऑल्सो देयर इन द स्टूडियो। और किस तरीके से वो सिखाते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हमारे अंदर से जो हमारा बेस्ट होता है वो जैसे निकालते हैं। मैं कहती हूँ वो चीज मैंने राम मधवानी सर से सीखी, मीरा नायर से सीखी जब मैंने सुइटेबल बॉय किया। तो इन लोगों का नाम जो इतना बड़े लेवल पर और इतनी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, तो वाकई ये लोग कमाल के आर्टिस्ट हैं, कमाल के डायरेक्टर्स हैं। इनको आपके अंदर से आपका जो बेस्ट है वो निकालना आता है। तो जब ये गाना कर रही थी जीते हैं चल, तो ये भी जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय जो मंत्र है, विशाल ने बच्चों से गवाया। हाँ, तो वो एक अलग साउंड आता है, बहुत सुंदर। 6-7 साल के बच्चों से उसने पूरा वो कोरस में रिकॉर्ड कराया है। देन फिर मेरा गाना की कहता है पल खुद से निकल जीते हैं चल, तो मतलब गुनगुनाइए ना प्लीज। बहुत सुंदर। हाँ मैं सुनाती हूँ, मुझे इतनी पसंद। और वाकई कोविड में तो मतलब एवरी डे आई वॉज सिंगिंग दैट सॉन्ग फॉर एनी चैनल, फॉर एनी रेडियो, यही चल रहा था। और वाकई खुद भी कभी जब लो फील करते हो तो लगता है उसको गुनगुना लो, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है नहीं भाई हो जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, अच्छा समय आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है ये गाना। बहुत बड़ी प्रेरणा मिली इस गीत से, सुनाती हूँ। कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में
दे इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। बहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। क्या बात है, क्या बात है। मम्मी के गानों की बहुत सारी बातें हो गई। अब दोनों बेटों की भी बात कर ली जाए, क्योंकि यहाँ कविता जी के साथ कविश और कनिष्क बैठे हैं और नूरी की बात हमने की। एक सवाल रह गया, फिर आगे एक बहुत जरूरी सवाल, उससे भी जरूरी। ये नूरी नाम क्यों आया है और कैसे आया है? नूरी के दो वजह हैं। एक तो मतलब नूरी का अर्थ है रोशनी, इसने बिल्कुल, मुझे आगे का नूर से नूरी। हाँ, तो उसने मुझे आगे का रास्ता दिखाया। दूसरा, मैं जिससे प्रेम करता था उसको मैं प्यार से नूरी बुलाता था, तो फिर था मतलब वो अब साथ में नहीं है, तो लेकिन नूरी है साथ में। उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, मेरे पास भी 4 नूरियां हैं। क्या बात है। ओके, तो आपने उसको मतलब अपने उस टूटे हुए प्रेम को अपने इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया। मतलब आर्टिस्ट वही करता है, कुछ भी उसके साथ बुरा या कुछ ऐसा होता है तो वो अपनी एनर्जी को जो पॉजिटिवली चैनलाइज करता है, दैट बिल्कुल। इज द ब्यूटी। उसी में से कुछ आर्ट निकलती है। अच्छा, अब कविश और कनिष्क आपने जो ये कुक स्टूडियो के लिए कोलैब किया था और नूरी वहां नजर आया और चारों तरफ उसकी चर्चा हुई, स्वानंद किरकिरे और श्रेया घोषाल वाला गाना, उसके बारे में आप दोनों बात कीजिए। कनिष्क पहले बताएंगे। तो आई थिंक लास्ट ईयर ही अराउंड दिसंबर जनवरी अंकुर तिवारी म्यूजिक सुपरवाइज कर रहे थे पूरा कोक स्टूडियो भारत। तो उनका बेसिकली इंटरेस्ट था कि मैं ये गाने को प्रोड्यूस करूं। तो उनका वही था कि उनको एक गाना बनाना था फॉर एंजाइटी पर, एक गाना बनाना ही था। उनको लग रहा था कि बहुत जरूरी गाना है हम सब के लिए। तो स्वानंद जी ने एक्चुअली बहुत पहले ही लिख रखा था ये गाना और उन्होंने सुनाया था, सबको बहुत पसंद आया एंड श्रेया जी वॉज द ऑब्वियस चॉइस फॉर दिस सॉन्ग। तो फिर मैं पिक्चर में बहुत लेट आया हूँ एज अ प्रोड्यूसर, तो फिर वक्त लगा इसको बनाने में। एंड जब मैं प्रोड्यूस कर रहा था तो मुझे वही लग रहा था कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू ब्रिंग इन द बेस्ट एंड ऑल्सो समथिंग न्यू ऑन दिस, क्योंकि हम सब कोक स्टूडियो की लेगेसी इतनी बड़ी है, मतलब इतने सालों से कोक स्टूडियो पाकिस्तान से वो चलता, वहीं से शुरू हुआ एक तरीके से, और हम सब लोग सुनते हुए आ रहे हैं लाइव म्यूजिक और मतलब कुछ ना कुछ फ्यूजन की एक धारा। हाँ, और अगर कोक स्टूडियो भारत में वापस ये रिवाइव हो रहा है, क्या नया कुछ कर सकते हैं। एक तरीके से यही था कि घर में ही है बैठे हुए हैं, तो क्यों ना नूरी को भी रिकॉर्ड किया जाए। और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी चीज ये लगती है नूरी की कि इट्स लाइक अ स्वीट स्पॉट बिटवीन सरोद एंड अ गिटार। बिल्कुल, एक बहुत ही मतलब वो एक है, उसकी एक सॉफ्टनेस है जो उस गाने के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा था। मतलब काफी बार तो ऐसा ही हो रहा था कि हाँ वो गाना शुरू में चल रहा है, गा रही हैं, जैसे ही ये पार्ट आता है तो ऐसा लगता है कि अरे यही पार्ट को आप काफी बार सुनो। तो बिल्कुल बिल्कुल हमने एक्चुअली बहुत से ऐसे वर्जन्स बनाए थे जहाँ पे पहले गाना सिर्फ मतलब एक तरीके से नूरी को भी शोकेस कर रहा था कि पहले जैसे अभी वो लिटा के बजा रहे थे, वो पार्ट से पहले शुरू हो रहा था, फिर वो सरोद अंग आ रहा था, फिर एंड में भी आई थिंक वापस उसी स्टाइल में लेटा के बजाने का स्टाइल था। पर ऑफ कोर्स वो वर्जन्स और इम्प्रोवाइज हुए स्टार्टिंग में, फिर स्वानंद जी का पार्ट आता है। बट हाँ, काफी मजा आया था उसको प्रोड्यूस करने में। अब कविश बताएंगे। मुझे तो बहुत ही मतलब जो होता है ना कि आप करके चले जाते हैं, तो मैं तो रिकॉर्ड कनिष्क ने बोला कि इस पे कुछ बजाओ, तो मैंने धुन 2-3 टेक्स में बनाई और फिर बजा दी, और फिर खुदा जाने क्या होना था। और तो लोगों को बड़ी खुशी हुई, मतलब मेरे जितने दोस्त हैं सब
सुनने वाले हैं सब बड़े बड़े खुश हो, अरे अब मिलाना दर्जा ये बिल्कुल डिजर्विंग था, यहाँ देखनी थी अपने को नूरी, ये होना था, ये होना था, अब मजा है। तो मुझे लगा लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे इस फैक्ट को कि नूरी को मंच मिला, और समहाउ मुझे मेरे सफर को भी देखते आए तो बहुत उनको वैलिडेशन मिला। आई लाइक कि हाँ अच्छा है, मतलब अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। यही है कि ये बड़े मंच हैं, मैं बहुत कुछ देखता हूँ नूरी के साथ जो होने वाला है, और जो अभी ये कोई नया इंस्ट्रूमेंट है तो मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ, और मैं हर मौके को ले रहा हूँ कि मुझे बोले भाई कुछ भी हो मुझे मेरी तरफ भेजो, मैं इसको जितना बजा सकता हूँ उतना बजाना चाहता हूँ। तो वही है, मैं हर किसी के लिए बहुत ओपन हूँ, एंड मेरी तो यही कोशिश है जहां जहां मैं चीज कर सकूँ। इससे बहुत सही बात है, कोक स्टूडियो के आने के बाद बहुत लोगों ने इसको सराहा भी और पूछा भी, बहुत लोग चाहते भी इनको ये इंस्ट्रूमेंट मिले। अभी मैं मैसेज चेक कर रहा था तो उधर भी एक आया, मतलब ऐसे आते जा रहे हैं मुझे बहुत बार, तो मैं बोला कि थोड़ा सब्र करिए, सबके लिए ही बन रही है नूरी। ये लोग कैसे इसको खरीद पाएंगे, कितने टाइम के बाद? इस साल सोच रहे हैं 10 बनाए, थोड़ा स्पीडन अप किया है अभी। अच्छा। हाँ, इस साल सोचा है कि 10 नूरी बनाए। पहले सोचा था कि 1-2 साल रिसर्च चलेगी फिर किया जाएगा, लेकिन बहुत लोगों ने बोला रिसर्च चलती रहेगी, ये आनंद सब लोगों को उठाने दे। अच्छा, अब जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, अब जाहिर है कि श्रेया और स्वानंद तो नहीं है, तो अब आपको काम करना पड़ेगा उनकी जगह, ये गाना करना पड़ेगा। अच्छा, रेमन। तू गुमसुम गुप चुप सो जा रे, रे मन तू गुमसुम गुप चुप सो जा रे, ख्यालों से न डर कल की छोड़ दे फिकर, ख्यालों से न डर कल की छोड़ दे फिकर, आज नींद के अंधेरों में खो जा रे, रे मन तू गुमसुम गुप चुप सो जा रे। क्या बात है, बहुत मजा आया। और कविता जी, अब इतने लंबे सफर में बहुत अलग अलग चीजें आपने आजमाई हैं, साल 2025 में क्या कुछ नया करने वाली हैं आप? ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन हाँ जो भी करूंगी कुछ अच्छा ही करूंगी। ऐसा अभी फिलहाल कुछ सोचा नहीं, लेकिन बहुत कुछ करना है, ये है कैसे करूंगी वो देखना है मुझे। जी कविश, चलते चलते मुझे आपसे वो गाना सुनना है जो आपने हिंदी के लिए लिखा था। जी, ये वो गाना है जो बहुत अंग्रेजीदां लोगों को ये सिखाता है कि भैया हमारी हिंदी को लेकर साथ में चलो। हाँ, इसे कब मैं चला गया, मैंने बोला कि चलो भाई सीखते हैं कि कैसे स्टार्टअप्स चलते हैं, कब तक सड़कों पे गाएंगे बजाएंगे। तो मैं जब Q&A सेशन शुरू हुआ, मैं क्यू में लग गया, मुझसे पहले किसी ने हिंदी में सवाल कर लिया। अब हिंदी में क्या सवाल कर लिया, चलो पीछे मुड़ के देखिए कौन है हिंदी में बात कर रहा है। तो मुझे बहुत चोट लगी, मुझे लगा यार मैं अगला सवाल भी हिंदी में करने वाला था, लेकिन यहाँ ऐसा व्यवहार होगा, तो फिर मैं चला गया। और मुझे चोट इसलिए लगी क्योंकि सब मोस्टली मेरे ही बैचमेट्स थे या सीनियर्स थे, मैंने इनको देखा मैंने कॉलेज में कैसे बात करते थे, और यहाँ पे एकदम रंग कैसे बदल गया, अंग्रेजी वाले हो गए। हाँ, ये क्या हो गया, कॉर्पोरेट हो गए सब लोग। तो मैं फिर ट्रेन पकड़ी और मैं उतरा, और मैं पैदल चलते चलते मैं बहुत शर्मिंदा और गुस्सा दोनों चीज महसूस कर रहा था। तो फिर मैंने गाना ऐसे ही, तभी मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है,
न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है। जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है, जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है, जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है। फिर भी घूमे बने राजा सरे आम है, फिर भी घूमे बने राजा सरे आम है। जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है। काम आए तो भैया बस लोहार है, काम आए तो भैया बस लोहार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है। छोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है। तुहार प्यार की न कौनो औकात है, तुहार प्यार की न कौनो औकात है। कुंवारा आंगन में बिलायती लगात है, कुंवारा आंगन में बिलायती लगात है, कुंवारा आंगन में बिलायती लगात है। फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है, फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है। क्या बात है, क्या बात है। और ये गाना ये कहता है कि हम सभी हिंदी वाले लोग हैं, हम हिंदी बोलते हुए जरा भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। कनिष्क चलते चलते आपसे सुनना चाहेंगे जख्म पुराना। अरे जख्म पुराना। पत्थर वर्गी रात सितारा कोई कोई, हिजर दी सोनी अखा देखी चन रोया। ठंडी ठंडी हवा बखेड़ा पा बैठी, तेरी गल्ला सोच के दिल पागल होया। याद दी फुलकारी ओड़ी दिन डूबिया, हौले हौले जख्म पुराना फिर खुलिया, हौले हौले जख्म पुराना फिर खुलिया। टीस भी छोड़े वाली दिल नू चीर गई, बूहा दिल दी फरियादा दा जा खुलिया, बूहा दिल दी फरियादा दा जा खुलिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, कविश और कनिष्क, आप लोग विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी म्यूजिकल बातचीत हम आपसे कर पाए। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनुस भाई, थैंक यू सो मच। झांझर झूमर चुनड़ी पहरिया, बन्नी खड़ी है नैना में बन्ना थारी, आस जगी है आस जगी है। सज धज कर थर अंगना, ल्यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। आसी सज धज कर थर अंगना, ल्यासी हीरा मोती पन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना, बन्नी आवेला थर बन्ना। ल्यासी रतन जड़ा टीका कंगन पूनम
छम छम बिछिया और पैजड़िया थारो मनड़ो मोहसी बनना हसी सज धज कर थारे अंगना ल्यासी हीरा मोती बनना सज कर थर अंगना ल्यासी फूलारा थर गहना बन्नी आवेला थर बनना आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी फूलारा थर गहना बन्नी आवेला थर बनना महकण लागी है चमेली मोग रगेदा कर अट खेली रात की रानी बेला चंपा प्रीत निशानी थारो मनड़ो मोहसी बनना आसी सज धज कर थारे अंगना ल्यासी फूलारा थर गहना आसी सज धज कर थारे अंगना ल्यासी हीरा मोती बनना बन्नी आवेला थर बनना बन्नी आवेला थर बनना जानी मानी गायिका कविता सेठ और उनके दोनों बेटों कनिष्क सेठ और कविश सेठ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की ये दिलचस्प बातचीत यहाँ होती है खत्म। कैसी लगी आपको ये बातचीत जरूर बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगले और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेल्यूलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।